Good morning, friends. How are you? I hope you are all well. Okay, let's start. अब तक हम 10th एफोरिज्म तक देख चुके हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आगे 11th एफोरिज्म में क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैमर। डॉक्टर हैमर ने एक थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आपकी फीलिंग्स के हिसाब से आपके ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस थ्योरी से जानकार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने इस थ्योरी को कभी नहीं पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं अपने हेड से परेशान हूँ, मतलब ये हुआ कि मान लो मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा बॉस जो है मेरा हेड है, और वो जो है मुझे बार-बार परेशान कर रहा है, तो मेरे जो सिम्पटम्स आएँगे वो हेड में पेन की तरह आएँगे। मतलब आई सफर फ्रॉम हेड एक। ये जो है इस तरह की पूरी चीज़ को हर ऑर्गन के हिसाब से फीलिंग्स कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह से अफ़ेक्ट होती है, रेज़िस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, और ये मोरल जो मोर्सल है, मोर्सल आपका, उसको अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कौन से ऑर्गन अफ़ेक्टेड होंगे, ठीक है? आपने ये समझ लिया कि मेरी इंसल्ट हो गई, तो आपके कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होंगे। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग आप किस तरह से बीमार होते हैं, ये डॉक्टर हैमर ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप ये डॉक्टर हैमर की थ्योरी को इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और ये बताने का मकसद, ये बताने की वजह ये है कि अभी जो हम 11th एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसमें अगर हम बिल्कुल मटेरियलिस्टिक थिंकिंग के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, तो हम इसमें काफ़ी कुछ नहीं समझ पाएँगे। हमें इसमें मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से हटकर आगे बढ़ना होगा। अभी तक जब हमने पढ़ा, तो हम एक आम इंसान की तरह सोचकर भी उस 10th एफोरिज्म तक समझ सकते थे, लेकिन 11th एफोरिज्म में हमें अपनी सोच को थोड़ा-सा वाइड करना होगा। हमें मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से हटकर इस तरह से सोचना होगा कि इंसान फ़ील कैसा कर रहा है। 11th एफोरिज्म मैं रीड करता हूँ, बी विथ मी। When a person falls ill, it is only this spiritual, self-acting, vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular processes which we call dis-ease. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism, its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensations and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician, that is, by morbid symptoms, and in no other way can it make itself known. मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से हटकर सोचिए। आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए कि आप कैसे बीमार होते हैं। हर इंसान बीमार होता है, हर इंसान डिस-ईज़ की कंडीशन में आता है। आप थोड़ा-सा उसमें सोचिए, वहाँ पर उस पर्सन, ये जो व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल है ना, इस पर्सन में आप अपने आप को रख कर समझिए और फिर इसको पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 11th एफोरिज्म क्या कहना चाह रहा है। When a person falls ill, think that when I falls ill, it is only this spiritual, self-acting, vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by dynamic influence upon it
ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। मतलब ये हुआ कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो जो ये 9th और 10th में जिस वाइटल फोर्स की बात की गई है, जिस ऐसे एक फोर्स की बात की गई है जो कि आपके सभी बॉडी के फंक्शंस को हार्मोनी में चला रहा है, वो वो वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल वो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, वो सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स जो कि ऑर्गेनिज्म में हर जगह प्रेजेंट है, सबसे पहले वो डिरेंज होती है। मतलब ये हुआ कि एक इंसान के घुटने में दर्द हुआ, घुटना दर्द हो रहा है। अब ये जो क्या दर्द हो रहा है? घुटना दर्द हो रहा है। घुटना मतलब नी जॉइंट, नी जॉइंट मतलब आपकी बॉडी का पार्ट। डॉक्टर हेनीमैन क्या कह रहे हैं? ये जो नी जॉइंट है, ये जो बॉडी का पार्ट है, ये दर्द हुआ इससे पहले वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है और डायनेमिक इन्फ्लुएंस से डिरेंज हुई है। It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations. यहाँ पर फिर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा, डॉक्टर राजन शंकरन सर। आपने अगर डॉक्टर राजन शंकरन सर की थ्योरी सुनी है या आपने उनको कहीं पढ़ा है या यूट्यूब पे कभी सुना है, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि हर इंसान की सेंसेशन अलग होती है और उस सेंसेशन के हिसाब से ये जज किया जाता है कि इस इंसान को किस फैमिली की दवाई देनी है। देखिए, घुटना दर्द हुआ, किस तरह का दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब चुभ रहा है, यहाँ चुभ रहा है। ये जो चुभने वाली चीज है ना, ये चुभने वाली चीज उसके हर ऑर्गन में आएगी। मतलब ये कि अगर वो उसको ये कहेंगे कि और क्या हो रहा है, तो और वो कहेगा डॉक्टर साहब ये आँख में भी कभी-कभी दर्द होता है। तो ये आँख में जो दर्द होता है उसमें आँख में भी कुछ चुभ रहा है। दरअसल होता ये है कि ये जो डिसएग्रीएबल सेंसेशन आई, ये डिसएग्रीएबल सेंसेशन उसी हिसाब से आएगी जिस तरह से वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है। और वाइटल फोर्स किस हिसाब से डिरेंज होगी? वाइटल फोर्स उस डायनेमिक मॉर्बिफिक एजेंट के हिसाब से जो है वो डिस्टर्ब होगी। मुझे किसी ने गाली दी और उस गाली से मैंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। मुझे डर लगा। तो वो गाली जो है वो क्या हुआ? वो मॉर्बिफिक इनविकल इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे डर लगा। ये क्या हुआ? इस डर की वजह से जो फीलिंग आई, उस फीलिंग की वजह से एक स्पेसिफिक अल्टरेशन हुआ वाइटल फोर्स का और उस स्पेसिफिक अल्टरेशन की वजह से मुझे एक पर्टिकुलर तरह का डिसएग्रीएबल सेंसेशन हुआ। मुझे उल्टियाँ होने लग गई। आप समझ गए? आया पेशेंट, उसने क्या कहा? डॉक्टर साहब इसको उल्टियाँ हो रही है, बहुत उल्टियाँ हो रही है। लेकिन उसने ना उस गाली का ज़िक्र किया, ना उसने उस डर का ज़िक्र किया। लेकिन वही इसका स्टार्टिंग प्रोसेस है। फिर क्या होगा? It is only the vital force designs to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular processes which we call disease. ठीक है? ये किया वाइटल फोर्स ने, इर्रेगुलर प्रोसेसेस चालू किए, इसको हमने डिजीज कह दिया। फॉर एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, ये वाइटल फोर्स जो ये पावर है ये इनविजिबल है और इसको सिर्फ और सिर्फ कॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है कि इस फोर्स का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पर क्या आया। इट्स morbid derangement only makes itself known by manifestation of disease। और ये जो वाइटल फोर्स मॉर्बिडली डिरेंज हुई है, ये अपने आप को
सिर्फ एक ही तरीके से बता सकती है, बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन द सेंसेशंस एंड फंक्शंस ऑफ दोज पार्ट। सेंसेशन और फंक्शंस में जो अल्टरेशन होगा, उसके हिसाब से ही इस डिजीज को बताया जा सकता है। और ये सेंसेशन और फंक्शंस जो कि एक्सपोज हो रखे हैं टू द सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर एंड फिजिशियन, दैट इज बाय मॉर्बिड सिम्पटम्स, मतलब वो मॉर्बिड सिम्पटम्स से, एंड इन नो अदर वे कैन इट मेक इटसेल्फ नोन। और ये वाइटल फोर्स अपने आप को, या ये वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट अपने आप को साइन और सिम्पटम्स जो कि एक फिजिशियन के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे ये वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट अपने आप को बता पाए। व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस? मैं इसको रीड करता हूँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो सिर्फ इसका अर्थ समझ लेना, वो भी मोर देन एनफ। हाँ, और दूसरी एक बात और, मैं इसके बाद में आफ्टर 291 एफोरिज्म्स, मैं इसके बाद में एक और वीडियो की श्रृंखला बनाऊंगा जिसमें हम लोग इनको बहुत डिटेल में, इनका फिलोसफिकल मीनिंग क्या है, उस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि ये जो हम एफोरिज्म पढ़ रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या है हम देखते हैं। व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस? डायनेमिक पावर। डायनेमिक पावर क्या है? Our Earth, by virtue of hidden invisible energy, carries the moon around her in 28 days and several hours, and the moon alternately in definite fixed hours, deducting certain difference which occur with the full and new moon, raises our northern seas to flood tide and again correspondingly lower them to ebb. Apparently, this takes place not through material agency, not through mechanical contrivances, and are used for the products of human labor. And so we see numerous other events about us as a result of the action of one substance on another substance without being able to recognize a sensible connection between cause and effect. सिर्फ इतना सा समझ लो कि धरती के अराउंड में चांद घूम रहा है। ठीक है? अर्थ अर्थ और मून, मून जो है चारों तरफ घूम रहा है। मून जो घूम रहा है उसमें कोई मैकेनिकल एफर्ट नहीं है। ये एक एनर्जी की वजह से घूम रहा है। ठीक है? और उसमें जैसे-जैसे ये मून जो है, ये आधा हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो जो टाइड्स हैं, उन टाइड्स में भी अप डाउन वेरिएशंस आ रही है। Only the cultured practiced in comparison and deduction can form for himself a kind of suprasensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in his thoughts. From such concept, he calls such effects dynamic, virtual, that is, such as a result of absolute specific pure energy and action of he, one substance upon the other substance. For instance, the dynamic effect of the sick making influence upon healthy man, as well as the dynamic energy of the medicine upon the principle of life in the restoration of health, is nothing else than infection, and so not in any way material, not in any way mechanical, just as the energy of magnet attracting a piece of iron or steel is not material, not mechanical. देखो, जिस तरह से एक इंसान बीमार पड़ता है, एक इंसान बीमार कैसे पड़ता है? आपको एक चीज़ बताऊँ, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है? जैसे एक बच्चे को ये कहते हैं कि जब वो पढ़ाई करता है तो उसका सिर दर्द होता है और वो खेलता है तो एकदम ठीक रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से हम कई बार कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है और हम उसमें थक जाते हैं, और कई बार हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हम थकते नहीं हैं और वो काम और भी बहुत ज़्यादा बड़ा है।
लेकिन हम उसमें थकते नहीं हैं, हमें उसमें मज़ा आता है। आगे, आगे, बंद कर उसको। इसको बंद कर, मैं रिज़्यूम कर रहा हूँ। तो अब ये जैसे मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है डायनामिकली अफ़ेक्ट करती है और डिसईज कॉज़ करती है, ये जो है एनर्जी ये डायनामिक है एनर्जी। ठीक उसी तरह से ये डायनामिक है जिस तरह से एक आयरन के जो पीसेज़ हैं, उनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, तो वो मैकेनिकली कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ क्या है, वो एनर्जी है, जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है। जस्ट एज़ द एनर्जी ऑफ मैग्नेट अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ आयरन और स्टील इज़ नॉट मेटल, नॉट मैकेनिकल. One sees that a piece of iron is attracted by one pole of the magnet, but how it is done is not seen. आप नहीं बता सकते कि इस तरह से ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही है। This energy can only be felt. This invisible energy of the magnet does not require mechanical auxiliary means, hook or lever to attract the iron. अब ये जो अट्रैक्शन हुआ, इस अट्रैक्शन के लिए आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये हुक और लीवर से चीजें नहीं हटाई गई है, ये अपने आप मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। द मैग्नेट draws to itself and this act upon the piece of iron or upon a steel needle by means of a purely immaterial invisible conceptual inherent energy that is dynamically and communicates to the steel needle by the steel needle, the magnetic energy equally invisibly. The steel needle becomes itself magnetic even at a distance when the magnet does not touch it and magnetizes other steel needles with the same magnetic property with which it had been endowed previously by the magnetic rod. Just as child with smallpox or measles communicate to near untouched healthy child is an invisible manner, the smallpox or measles that is infects it at a distance without anything material from the infected child going or capable of going to the one of the infected. एक मैग्नेट है और एक नीडल है। हमने उस मैग्नेट को नीडल पर टच किया और फिर क्या हुआ कि वो जो नीडल है, उस नीडल ने दूसरी नीडल को टच कर लिया। कैसे? जैसे मैग्नेट नीडल को टच कर रही थी, वैसे ही अब वो नीडल भी मैग्नेट बन के दूसरी नीडल को टच कर रही है। तो ठीक इसी तरह से स्मॉल पॉक्स और जो ये मीज़ल्स के बच्चे हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं जब किसी के साथ किसी के पास जाते हैं और उसको टच किए बिना ही उस तरह की बीमारी दे देते हैं, तो ये डायनामिक इन्फ्लुएंस से होता है। A purely specific conceptual influence communicated to the near child smallpox or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property. ठीक इसी तरह से sorry. In a similar way, the effect of medicines upon living man is to be just. Substances which are used as medicines are medicines only in so far as they possess each its own specific energy to alter the well-being of man through dynamic conceptual influences by means of the living sensory fiber. In a similar way, the effect of medicine upon the living man is to be just. अब ये जो अ, इसी तरह से जिस तरह से ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था, उसी तरह से
पहले हमने ये बताया कि एक मैग्नेट जो है किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, फिर हमने ये बताया कि जिस तरह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करती है, जिस तरह से ये एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है, उसी तरह से डिज़ीज़ एनर्जी भी इन्फ्लुएंस करती है। अब हम ये समझेंगे कि मेडिसिन किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, मेडिसिन अपना काम किस तरह से करेगी। ओके फ्रेंड्स, अभी मुझे इसको यहीं पर स्टॉप करना होगा। कल इसी चीज़ को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? इन अ सिमिलर वे से वापस चालू करेंगे। थैंक यू एंड मैं इंतज़ार करूँगा कि कब वापस से हम इस चीज़ पे वापस पढ़ें। आई रियली एन्जॉयिंग स्टडीइंग और टीचिंग। ओके, थैंक यू, बाय।